जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एसआर एजुकेशन में। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान। तो कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान में हम लोग अध्याय 6 तक पढ़ चुके हैं। आज हमको पढ़ना है अध्याय 7। तो देख लेते हैं अध्याय 7 का शीर्षक क्या है। तो अध्याय 7 का शीर्षक है अशोक। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग कर दिया। एक अनोखा सम्राट यानी महान सम्राट होने के बावजूद भी युद्ध का त्याग कर दिया। कौन? अशोक। इसी के बारे में हमको आज पढ़ना है। देख लेते हैं। रोशन। रोशन एक लड़की है। ये है रोशन। इसका आज जन्मदिन है। इसके दादाजी इसको 1 रुपए का कड़क नोट दिए। यह एक सीढ़ी देखना चाहती थी, लेकिन साथ ही साथ यह कड़क नोट को अपने हाथों में दबाकर उसको महसूस करना चाहती थी, देखना चाहती थी कि कड़क नोट होता कैसे है। तो ये छूना चाहती थी, उसको महसूस करना चाहती थी। तभी ये अपने नोट को उलट पलट कर देख रही थी, तो उस पे एक तरफ, उसके दाहिनी तरफ, नोट के दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखा और बाईं तरफ 4 सिंहों वाले छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा आखिर महात्मा गांधी तो है, ठीक है, लेकिन इस शेर कहाँ से आए? आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं? तो उसी के बारे में आज हमको पढ़ना है। शेर वहां से क्यों आए और कहाँ से आए? तो देखिए, एक बहुत बड़ा राज्य है। राज्य जब बड़ा हो जाता है तो उसको साम्राज्य कहा जाता है। तो एक बहुत बड़े राज्य जो एक साम्राज्य, बहुत बड़े राज्य को साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। तो हम इन शेरों के चित्र जो रुपए पैसे पर देखते हैं, उनका एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। उन्हें पत्थरों पर काट कर पत्थरों पर उत्कीर्ण किया गया, मतलब पत्थरों को काट कर बनाया गया था। फिर उन्हें बनारस के सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। बहुत बड़ा स्तंभ है, उस पर स्थापित किया गया था। इस विषय में हम लोग अध्याय 6 में पढ़े भी थे। कुछ लाइनें इसके बारे में अध्याय 6 में पढ़े थे। ये सारनाथ कहाँ है? तो सारनाथ बनारस में है। बनारस में जहाँ महात्मा बुद्ध के बारे में हम लोग भी पढ़े, महात्मा बुद्ध के बारे में भी पढ़े थे। तो महात्मा बुद्ध अपना उपदेश दिए थे, प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ। अपने 5 शिष्यों को सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे। ये सब हम लोग अध्याय 6 में पढ़ चुके हैं। तो इतिहास के महानतम राजाओं में से एक था कौन? अशोक। अशोक बहुत महान राजा था, जिसके निर्देश पर कई इसके जैसे जो सारनाथ में स्थापित किए गए हैं ये स्तंभ, इसके जैसे कई स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए थे, जो जगह जगह पर लगाए गए हैं। तो इसके पहले हम यह भी जान लेते हैं कि अभिलेखों में क्या लिखा है और ये समझने की कोशिश करेंगे कि उसके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा गया था। मतलब राज्य छोटा था, तो इसी के राज्य को साम्राज्य क्यों कहा गया, यह समझने की कोशिश करते हैं। तो अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करता था, उसकी स्थापना उसके दादाजी, उसके दादा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था और लगभग 2300 साल पहले किया था, जब अशोक शासन कर रहा था। आज से 2300 साल पहले किया था। उसके प्रधानमंत्री थे चाणक्य। चाणक्य कौटिल्य के नाम से एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। इसके दादा अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता कौटिल्य ने किया था। चाणक्य उसकी सहायता किए थे। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक किताबों में मिलते हैं। अर्थशास्त्र नामक किताबों को लिखा था चाणक्य ने, कौटिल्य पंडित ने ही ये इस किताब को लिखा था, अर्थशास्त्र नामक। अब देख लेते हैं वंश क्या है। तो वंश जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं, तो उसे वंश कहा जाता है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य पहले राजा बना, उसके बाद बिंदुसार राजा बना। बिंदुसार राजा बना। तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार का बेटा अशोक। इस तरह से इसका वंश चल रहा है। दादा के बाद पापा के बाद वो खुद। तो इस तरह से इसी को वंश कहा जाता है। तो एक मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा हुए थे, जिसके बारे में हम बता दिए। चंद्रगुप्त के बाद उसका बेटा बिंदुसार के बाद उसका बेटा अशोक। तो साम्राज्य में बहुत से नगर थे। अब साम्राज्य बड़ा था, तो साम्राज्य में बहुत से नगर हुए होंगे। तो साम्राज्य में बहुत से नगर थे।
जिन्हें हम मानचित्र में आगे मानचित्र मिलेगा, जिस पर एक काला काला बिंदु दिया हुआ है, तो काले बिंदु को हम लोग जहाँ जहाँ काला बिंदु दिया होगा उसको समझेंगे कि यहाँ यहाँ उसका साम्राज्य था, उसके नगर का विस्तार था। तो इसमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तो ये 3 नगर उसमें प्रमुख थे, प्रमुख स्थान रखते थे। एक था उसकी राजधानी जो पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र राजधानी थी, वो तो प्रमुख होगा ही होगा। और दूसरा था उज्जैन, तीसरा था तक्षशिला। तक्षशिला का ही आचार्य था कौटिल्य, जो आगे चलकर उसके दादा की सहायता किया था, सम्राट बनने में उसकी मदद किया था चंद्रगुप्त मौर्य की। तो तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ जो उज्जैन था, हम लोग तीन जगहों के बारे में पढ़े जो प्रमुख था। एक पाटलिपुत्र था, दूसरा उज्जैन था, तीसरा तक्षशिला था। तो राजधानी पाटलिपुत्र तो राजधानी हो गई, और उज्जैन की क्या विशेषता है? तो उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। और ये तक्षशिला क्या था? तो तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था, और वहीं उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने के रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। जो नगर स्थापित थे उसमें शायद है कि नगरों में व्यापारी थे और सरकारी अधिकारी जो हुआ करते थे और शिल्पकार रहा करते थे। तो साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसान और पशुपालक के गांव बसे थे। जो साम्राज्य, उसका साम्राज्य विस्तार था, उसमें बहुत बड़े क्षेत्र पर किसान और पशुपालक गांव में बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। जो बीच का मध्य भारत था उसका ज्यादातर इलाका जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण करते थे और जानवरों का शिकार करते थे। फल फूल से और जानवरों के शिकार से अपनी जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में भिन्न लोग थे और भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। जब भिन्न भिन्न लोग होंगे तो भिन्न भिन्न भाषाएं बोलेंगे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन भी करते थे, और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाकें भी पहनते थे। कपड़े भी उनका अलग अलग था, अलग अलग ढंग के कपड़े पहनते थे। यहाँ देख लेते हैं जिन जगहों पर अशोक के लाल जो शिलालेख मिला है अशोक वाला, वहाँ लाल बिंदु से दिखाया गया है। वहाँ किस बिंदु से दिखाया गया है? तो लाल बिंदु से दिखाया गया है। वहाँ लाल बिंदु से दिखाया गया है। और ये आपका जो नगर बसे थे, नगरों का विस्तार जहां जहां हुआ था, वहां काले बिंदुओं से प्रदर्शित किए गए हैं। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। ये जो लाल कलर वाला है ये साम्राज्य के भीतर थे, नहीं सॉरी, लाल कलर वाला साम्राज्य के भीतर, नगर साम्राज्य के भीतर होंगे। उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे? कौन कौन से राज्य साम्राज्य से बाहर थे? और शिलालेखों के बारे में देखना है। और तो चलिए देख लेते हैं कहाँ कहाँ से उसके अभिलेख मिले हैं और कहाँ कहाँ तक उसके नगर का विस्तार है। ये रहा आपका मैप। यहाँ मौर्य साम्राज्य उस युग के प्रमुख नगर और अभिलेखों की प्राप्ति स्थल। मौर्य साम्राज्य की स्थापना जब हुआ था तो मौर्य साम्राज्य का प्रमुख नगर है और अभिलेख है। देख लेते हैं। पहला अभिलेख है लंपक, कंधार, मनसेहरा, शहबाजगढ़ी, और यहाँ कलसी है, टोपरा है, मेरठ है, बहालपुर है, दिल्ली है, लुम्बिनी है, रामपुरवा है, लौरिया है, सारनाथ है, कौशाम्बी है, गुज्जर है, सांची, रूपनाथ, पनगुररिया, और आपका इधर मिल जाएगा गिरनार, सोपारा, सन्नत, मस्की, एरगुड़ी, ब्रह्मगिरी, जौगढ़, धौली। इतना तो अभिलेख था अशोक का। अब देख लेते हैं उसके नगर के बारे में। तो ये तक्षशिला है जहाँ का आचार्य कौटिल्य पंडित था,
तक्षशिला का। और ये है पाटलिपुत्र जो राजधानी थी, ये उज्जैन। इन्हीं तीन जगहों के बारे में हम पीछे भी पढ़े थे। ये देखिए, ये तक्षशिला। तक्षशिला के बारे में हम लोग यहाँ पढ़े थे, जो उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। तो यहाँ देख लेते हैं, उत्तर पश्चिम मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग। उत्तर पश्चिम मध्य एशिया, उत्तर और पश्चिम मध्य एशिया आने जाने का मार्ग तक्षशिला है। और उज्जैन के बारे में देख लेते हैं। तो उज्जैन के बारे में भी हम लोग पढ़े थे, जो उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने के रास्ते में पड़ता था। अब देख लीजिए, अगर उत्तर से कोई दक्षिण में जा रहा है, उत्तर से कोई दक्षिण में जा रहा है, तो उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में जाने के लिए उज्जैन को क्रॉस करना पड़ता था, पार करना पड़ता था। तो बीच में उज्जैन पड़ता था। तो इन दोनों की विशेषता यही है कि उत्तर पश्चिम एशिया से मध्य एशिया में आने के लिए तक्षशिला रास्ते में पड़ता था, और उत्तर भारत से दक्षिण भारत आने के लिए उज्जैन रास्ते में पड़ता था। और पाटलिपुत्र के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, पाटलिपुत्र राजधानी के रूप में थी। आगे देख लेते हैं, राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। साम्राज्य राज्य से कैसे भिन्न है, या फिर राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। तो चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, उनकी रक्षा के लिए सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों के राजाओं से तुलना में सेनाएं अधिक रखना पड़ता है। जैसे राज्य है, राज्य के लिए राजा है, राजा छोटा है। वहीं साम्राज्य है, साम्राज्य के लिए सम्राट है, सम्राट बड़ा होता है। राजा से बड़ा सम्राट, राज्य से बड़ा साम्राज्य, राजा से बड़ा सम्राट। तो राजाओं के पास कम सेना होगी, सम्राट के पास अधिक सेना की जरूरत होगी। राजाओं के पास राजाओं की जरूरतों के लिए कम संसाधनों की आवश्यकता होगी, और वहीं सम्राट की जरूरतों के लिए अधिक से अधिक संसाधनों की जरूरत होगी। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर भी इकट्ठा करना पड़ेगा। सम्राटों को बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करना पड़ेगा, और कर इकट्ठा करने राजा तो सम्राट तो सीधा जाएगा नहीं। तो उसके लिए, कर इकट्ठा करने के लिए उसको अधिक से अधिक अधिकारियों की जरूरत होगी। चलिए देख लेते हैं साम्राज्य का प्रशासन कैसे था। तो साम्राज्य का प्रशासन, चूंकि मौर्य वंश साम्राज्य बहुत बड़ा था, हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि मौर्य वंश वाला जो साम्राज्य था वो बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। इतना बड़ा होने के बाद अब अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाएगा। तो पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था। जो पाटलिपुत्र था, राजधानी में सम्राट रहेगा, तो जो राजधानी था उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांव और शहरों के किसानों, जो उस इलाके के आसपास के किसान थे और पशुपालक थे, शिल्पकार थे, व्यापारी थे, इन सब से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। राजा अधिकारियों की नियुक्ति करेगा, जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। अब अधिकारी जब टैक्स वसूल करने जाते थे, कर वसूल करने जाते थे, तो उसका जो अनुपालन करता था, उल्लंघन करता था आदेशों का, तो उसको अधिकारी वर्ग के जो होते थे उसको सजा भी देते थे। किसको सजा देते थे? व्यापारियों को, शिल्पकारों को, किसानों को, पशुपालकों को, जो कर देने से इनकार करते थे। इनमें से कई अधिकारियों को तो वेतन पर रखा जाता था, इनको वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, संदेशवाहक भी हुआ करते थे, जिसको आज के समय में राजा ही से गुप्तचर कहते थे। गुप्तचर हुआ करते थे, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के क्रियाकलाप पर नजर रखते थे कि राजा के अधिकारी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इन सब के ऊपर सम्राट था,
जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। इन सब के ऊपर जो जासूस थे, इनके ऊपर भी सम्राट हुआ करता था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से इन सब पर नियंत्रण करता था। तो मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत भी थे। अब इतना बड़ा साम्राज्य है, फैला हुआ है इतने बड़े क्षेत्रों पर, तो उसमें कई छोटे छोटे प्रांत भी थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। तक्षशिला के बारे में हम बताया, उज्जैन के बारे में बताया। तो वहां से जो छोटे छोटे प्रांत हुआ करते थे, तक्षशिला से या फिर उज्जैन से उन पर नियंत्रण किया जाता था, उन सीधा वहां से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण किया जाता था। तीन स्थान को प्रमुख बताए थे, एक तक्षशिला, एक उज्जैन और तीसरा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र तो राजधानी था और उत्तर पश्चिम एशिया से मध्य एशिया में आने जाने का रास्ता तक्षशिला था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने का रास्ता उसी के रास्ते में पड़ता था आपका उज्जैन। तो यहाँ से उज्जैन से और तक्षशिला से भी नियंत्रण का कार्य किया जाता था। शासन के नियंत्रण का कार्य यहाँ से भी किया जाता था। राजधानियों से शासन किया जाता था। तो कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण किया जाता था और अक्सर राजकुमार जो हुआ करते थे, राजा के पुत्र राजकुमार जो हुआ करते थे, वहां का राज्यपाल उनको बना दिया जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। इन जगहों पर जो वहाँ के स्थानीय लोग थे, उनकी जो परंपरा थी, उनके जो नियम थे, उन्हीं को माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण करता था। जो प्रादेशिक केंद्र थे, प्रादेशिक केंद्रों के बीच जो विस्तृत क्षेत्र था, बहुत बड़ा क्षेत्र था, इस इलाके पर मौर्य शासक जो हुआ करते थे, वो नदियों पर और मार्गों पर नियंत्रण रखने की कोशिश किया करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण था। उस समय आवागमन नदियों के माध्यम से होता था या फिर मार्ग होता था, स्थल मार्ग होता था। तो उसी पर राजा अपना नियंत्रण कर लेता था। तो ये आवागमन के लिए महत्वपूर्ण होता था, जहां से उनको संसाधन और भेंट के रूप में मिलते थे, मतलब कर जो मिलता था, संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे। उसे इकट्ठा किया जाता था, जो टैक्स होता था वो संसाधन के रूप में या फिर भेंट के रूप में मिलता था, इसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह भी लिखा गया था, जो कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखे थे उसमें यह भी लिखे हैं कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए, जो उत्तर पश्चिम वाला तक्षशिला था, तक्षशिला उत्तर पश्चिम में पड़ता था, तो उत्तर पश्चिम से कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने की कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। अब नजराना क्या है? जो संसाधन इकट्ठे किए जाते थे वो नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। नजराना क्या है? तो जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से लिया जाता था। जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से अपनी मर्जी से उसे दे देते थे, उसी को नजराना कहा जाता था। तो राजधानी में सम्राट की स्थिति देख लेते हैं। अब राजधानी में सम्राट की क्या स्थिति थी? तो मेगास्थनीज है जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ है। देखिए मेगास्थनीज, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया की यूनानी राजा सेलुकस निकेटस का राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा था उसका विवरण अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है। देखिए इसकी एक पुस्तक है इंडिका। ये जो भी चंद्रगुप्त के दरबार में देखता था अपनी इंडिका में लिख देता था। ये सेलुकस निकेटस का राजदूत था जो यूनान से आया था। अब सेलुकस निकेटस सिकंदर के साथ आया था, उसका सेनापति था। सेनापति का राजदूत मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिख रहा है अपनी पुस्तक इंडिका में। देखिए क्या लिख रहा है। तो वो लिखता है कि यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश
मतलब यहाँ उसकी पुस्तक, जो वो पुस्तक लिखा है इंडिका, उसका एक विवरण दे रहे हैं। देखिए क्या लिखा है। तो सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। जब भी सम्राट जनता के सामने आता था तो उसकी शोभा यात्रा निकाली जाती थी, जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में लाया जाता था। उसके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। उन लोगों को पर्यावरण से बहुत प्रेम था, तो कुछ अंगरक्षक उसके अगल बगल पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड